Today's topic is women's status, empowerment, problem and legal laws. हम जिस देश दुनिया में रहते हैं उसमें हम रोज़ ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते रहते हैं। किसी पब्लिक स्टेज में, प्लेस में कभी किसी महिला के साथ बदतमीज़ी हो जाती है, किसी भी सोसाइटी में उनको एक सेकेंडरी पोजीशन की तरह रखा जाता है। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बहुत खराब स्थिति से अभी बैटरमेंट की तरफ है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी लेट आया। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कंसेप्ट थे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत पहले से आ गया था, लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत लेट आया। आज की स्थिति में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए बहुत सारा काम किया गया, जिस कारण महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार मिला है। हमारे सोसाइटी में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना गया, जबकि महिलाओं की हमारे देश की पॉपुलेशन में 50% भागीदारी है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते हैं। Our Constitution guarantees equal right to all citizens and prohibits discrimination on the basis of race, ethnicity, gender and caste. हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं और किसी भी तरीके से उनमें भेदभाव की मनाही की गई है। लेकिन अभी भी भारत में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए जाते हैं। वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, दहेज के लिए उनको सताया जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है। कहीं कहीं पर लड़का पैदा ना करने की स्थितियों में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं जो शहरी इलाकों में इतना देखने को नहीं मिलते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी नारी की स्थिति को बहुत शोचनीय बनाते हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो किस तरीके से हैं। पहला है वुमेन्स पॉलिटिकल एंड लीगल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक और कानूनी एम्पावरमेंट, यानी कि उनको राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से सशक्तिकरण मिले। दूसरा वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको सशक्तिकरण मिले। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जब सशक्तिकरण मिला जाता है, देखिए पॉलिटिकल और लीगल एम्पावरमेंट में एक नियमावली तय की जाती है, उस नियमावली के तहत कानून बना दिया जाता है, लेकिन उस कानून को फॉलो करना, उसको कैसे काम करना है उस कानूनों पर, उनको सशक्तिकरण, क्योंकि महिला सशक्तिकरण घर से स्टार्ट होता है। जब तक घर में माता पिता इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक नारी की स्थिति सही नहीं हो सकती कि हमें अपनी बेटी को शिक्षा देनी है, हमें उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसको एक बेटर एजुकेशन देना है, ताकि वो कल को जाकर अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके। तो लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ कानूनी बातें होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक और जो सोशल एम्पावरमेंट है वो हमको सामाजिक स्थिति पर को दर्शाता है और हमको बेसिकली इस पे ज़्यादा काम करना है। उसके बाद आता है आपका स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले की अगर आप बात करें, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को एक गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसको देवी, सहधर्मिणी, सहचरी माना जाता था। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना भी की जाती रही, लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के बीच से भारत में महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। एक तरह से महिलाओं के सम्मान, विकास, सशक्तिकरण के अंधकार का युग शुरू हो गया। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता, विदेशी आक्रमण, शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बना दिया और उसके कारण समाज में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। जब इस तरीके की चीज़ें समाज में सामने दिखने लगी तो महिलाओं को घर के अंदर रखा जाने लगा, उनकी जल्दी शादियां की जाने लगी। उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिससे
महिलाओं की स्थिति बहुत हीन हो गई, उन्हें निजी और सामाजिक जीवन में उनके कलुषित हो गया। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति मध्ययुग काल में और अधिक गिरी, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक जो थी वो एक भारतीय जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा को समाज में ला दिया। राजस्थान के कुछ राजपूतों में जौहर प्रथा भी थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ता था। बहुविवाह की प्रथा हिंदू शास्त्रीय शासकों में भी व्यापक रूप से थी। कई मुस्लिम परिवारों में भी महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से इसकी स्थिति में और ज़्यादा गिरावट आई। अशिक्षा और रूढ़ियाँ जकड़ती चली गईं और घर की चारदीवारी में महिला कैद होती गई। आर्य समाज आदि समाज सेवियों ने नारी शक्ति के लिए प्रयास किए। 19वीं शताब्दी में भारत के कुछ समाज सेवियों जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक और बहुविवाह पर रोक की आवाज़ उठाई। और धीरे धीरे इसी प्रकार से उनकी जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का और विकासात्मक कार्यों का संचालन किया गया। महिलाओं के विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए। और देखिए आज की जो स्थिति है, जब धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आना शुरू हुआ तो आज की जो महिला है वो एक बड़ी पोस्ट पे IAS, IPS, डिफेंस ऑफिसर्स और स्पोर्ट्स में आखिर कई जगहों पर उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाया है और पूरी तरीके से यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से दोयम दर्जे की प्राणी नहीं है, दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है। उनको समाज वो हर काम वो ऐसा कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, इसलिए उनको समाज में सेकेंडरी समझना बंद किया जाए। Empowerment of women in modern India, our legislation has made various enactments to save and protect women. Therefore, following are the some legislative enacted by the protection and promotion of women empowerment in India. और साथ ही साथ लीगल तरीके से महिलाओं की स्थिति को सुधार लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और साथ ही साथ 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने भी भारत में महिलाओं की स्थिति को बहुत मजबूत किया। और इसका एक रीसेंट उदाहरण ट्रिपल तलाक बिल है जो कुछ समय पहले ही पास हुआ है, जिससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो है वो समाज में बेहतर बन सके। इसके अलावा समय समय पर कानून द्वारा महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई एक्ट्स निकाले गए। पहला जो 1856 में एक्ट निकाला गया था, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, जिसमें महिला को विधवा होने पर दूसरा विवाह करने का अधिकार दिया गया। इंडियन पेनल कोड 1860, लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस, शादी के बाद पहले महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिल पाते थे, उनके साथ ससुराल में कई तरीके की प्रताड़ना की जाती थी। तो 1955 में शादी को लेकर कानून बनाए गए कि शादी के बाद स्त्री की जो वैवाहिक स्थिति है वो कैसी रहेगी, पति की प्रॉपर्टी में उसको कितना स्थान मिलेगा, वो गुजारे भत्ते की हकदार होगी, उसके बच्चे जो हैं उनको पति को खर्चा देना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सारे सुधार जो थे वो इस एक्ट में जोड़े गए। लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ वुमेन भी शादी से रिलेटेड है कि यदि किसी स्थिति में तलाक की स्थिति आती है तो महिला को पूरा गुजारा भत्ता उसके पति द्वारा दिया जाता है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक ये लॉ पारित किया गया जिसमें 20 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराने को इलीगल करार दिया गया, क्योंकि इससे महिलाओं की जान को खतरा था। लड़के के लिए कई बार एक स्त्री के कई अबॉर्शंस ज़बरदस्ती करवा दिए जाते थे कि परिवार में लड़का होना ज़रूरी माना जाता था, लेकिन अब 20 हफ्ते से ऊपर के भ्रूण का अबॉर्शन कराना कानूनी निषेध किया गया है। इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, साथ ही साथ 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें महिलाओं की जो तस्करी की जाती थी उसको रोका गया। प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी 1961 के में पारित कानून के अनुसार दहेज लेना और देना इन दोनों को कानूनन जुर्म माना गया।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को भी कानूनी रूप से अमान्य दिया गया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। और लास्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें घरेलू हिंसा से प्रताड़ित प्रत्येक महिला, जिसमें न केवल शारीरिक अपितु मानसिक पीड़ा को भी देने वाला जो है, अगर महिला के उसके खिलाफ शिकायत करती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। This is your Women Empowerment Unit 3 Topic 3. Thank you.